हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नवनीत भंडारी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल क्वांटम अकेडमी ऑफ फिजिक्स। सो बहुत टाइम के बाद एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और आज हम एक नई जर्नी की शुरुआत करेंगे बच्चों। उस जर्नी का नाम है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक समझा जाता है। बच्चों को लगता है कि इसमें तो बहुत इजीली स्कोर आ जाएगा, 10 से 15 नंबर का इसमें से आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर बनेगा और टोटल इसके अंदर हम 3 चैप्टर्स कवर अप करेंगे, राइट। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई। कुछ आपको ये फील आएगा कि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी आपने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा था उसको बहुत ही वास्ट लेवल पर लेकर जाएंगे, बहुत ही प्रो लेवल पर लेकर जाएंगे। टॉपिक्स आपको कुछ देखने को मिलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आपने पहले पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम जानेंगे, बिल्कुल खोल देंगे एटम के स्ट्रक्चर को, ऑर्बिट्स को जानेंगे, बोहर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ये सभी चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई है। लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज और रेट ऑफ रिएक्शन, सब कुछ आपको मतलब मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। मतलब धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बनेगा और आपको ये फील होगा कि हाँ यार, वाकई में कई क्वेश्चंस जो आपके अब तक अनआंसर्ड थे वो मॉडर्न फिजिक्स में आपको मिल रहे हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए बच्चों, हम पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं मॉडर्न फिजिक्स का, जिसका नाम है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। दोगलापन। ये दोगलापन किसका है? मैटर एंड रेडिएशन का। चलो मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं कि हमने अभी रे ऑप्टिक्स जब पढ़ी थी, लास्ट जो टॉपिक था हमारा रे ऑप्टिक्स, हमने करा था कवर। उसमें हम ये मानकर चलते हैं कि लाइट एक रे है ना। लाइट हमेशा सीधी चलती है, एक रे की तरह बिहेव करती है। बट इसकी अगला जो चैप्टर था वो है वेव ऑप्टिक्स, जो कि मॉडर्न के बाद में कराऊंगा। वहां पर अपने को पता लगता है कि लाइट का नेचर रे नहीं, वेव भी है। वेव नेचर का कैसे पता लगा? कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जैसे कि डाइफ्रैक्शन। अब डाइफ्रैक्शन को आप ये समझो कि लाइट को अगर आप सपोज करो, एक कंडीशन इमेजिन करो कि ये एक रूम की दीवार है और उसके पीछे की तरफ लाइट सोर्स है। अगर इस रूम की दीवार में मैं एक छोटा सा होल करूंगा तो आपको ये लगेगा कि लाइट ना ऐसे फैलकर निकल रही है इसमें से, राइट। अगर एक छोटा सा होल करूंगा तब भी आपको ऐसा लगेगा कि लाइट, अगर एक रे नेचर होता तो एक टाइनी सी लाइट रे आती और सामने की तरफ ऐसे आपको आती हुई नजर आती है। बट आपको हमेशा किसी भी रोशनदान में से भी लाइट ऐसे फैलती हुई नजर आती है कि लाइट फैलकर निकल रही है बाहर की तरफ, वो एजिस से बेंड हो रही है। तो वहां पर हम वेव नेचर पढ़ेंगे कि हाँ यार, लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। खैर, तो ड्यूल नेचर जो आपका पहला चैप्टर, इसमें सबसे पहले हमने लाइट के रे नेचर को पढ़ना है, फिर हम वेव नेचर भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो इसमें डेफिनेशन है बच्चों, वो यही है कि लाइट रेडिएशंस। व्हाट डू यू मीन बाय रेडिएशन? देखो, रेडिएशन का जो सिंबल मैं यूज करूंगा वो ये सिंबल यूज करूंगा। दिस इज सिंबल ऑफ रेडिएशन, दिस एरो, दिस इज सिंबल ऑफ रेडिएशन। जब मैं लाइट रे की बात कर रहा था तो लाइट रे को हम ऐसे दिखा रहे थे, कुछ इस तरह से, ऐसा सिंबल कि लाइट स्ट्रेट लाइन में से ट्रेवल कर रही है। रेडिएशंस को हम थोड़ा ऐसा दिखाते हैं, वेव टाइप में, राइट। तो रेडिएशन को मैं बोल सकता हूं इट इज वेरी एनर्जेटिक light wave which carry perpendicular magnetic and electric field। ये डेफिनेशन थोड़ी सी डीप में लिखवा रहा हूं मैं। ये जो बात है ना कि एक एनर्जेटिक लाइट वेव जो अपने साथ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैरी करते हैं और वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, ये जो डेफिनेशन मैंने उठाई है, ये उठाई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से, राइट। जो अभी आपका मैंने यहाँ पर फिलहाल यूट्यूब पर नहीं करवाया। तो ये डेफिनेशन आप वहाँ से उठा सकते हो। और इन शॉर्ट अगर अभी आपको समझना है तो मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि कोई भी रेडिएशन एक पावरफुल एनर्जी है, मतलब एक ऐसी एनर्जी जो लाइट की फॉर्म में आपको मिल रही है, बट उसके अंदर आप ये कंसिडर करोगे कि रेडिएशंस के अंदर कुछ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स है। अब आपको एनर्जी पैकेट से माइंड में एक इमेज बन रही होगी, हाँ फोटोन्स, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम ये मान के चलेंगे कि रेडिएशंस के अंदर क्या है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है बेसिकली, उसको थोड़ा सा हम समराइज अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि रेडिएशंस के अंदर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हम एनर्जी पैकेट्स बोल सकते हैं जिसको हम, राइट। और इन एनर्जी पैकेट्स को एक जो पर्टिकुलर नाम दिया गया, उनको नाम दिया गया फोटोन्स या फोटोन। हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो लाइट है ना, लाइट के अंदर टाइनी बहुत सारे पैकेट्स हैं एनर्जी के, फिक्स अमाउंट में उनके पास एनर्जी है,
और जब भी वो किसी भी मेटेलिक सरफेस के ऊपर गिरते हैं तो वो अपनी एनर्जी को उस मेटेलिक सरफेस में ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनके पास इतनी ताकत आ जाती है कि वो अंदर न्यूक्लियर फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करके बाहर निकल जाए। तो फिर हम ये समझ पाते हैं कि हाँ कि मेटल में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। तो अल्टीमेटली सारा खेल किसका होता है? इन सोर्स ऑफ एनर्जी पैकेट्स का, जिसको मैं फोटोन बोल रहा हूँ, राइट। सो बेसिकली व्हाट इज रेडिएशन? मैं बोल सकता हूँ एनर्जेटिक लाइट वेव जिसके अंदर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये पूरी कहानी आपको EM वेव में समझ आएगी। अभी के तौर पर बस आप ये समझो कि हाँ रेडिएशन पावरफुल एनर्जेटिक लाइट बीम है जिसके अंदर कुछ एनर्जेटिक पार्टिकल्स मिलेंगे आपको, फोटोन्स, राइट। तो फोटोन्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो बच्चों फोटोन्स के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फोटोन्स की आपको पता होनी चाहिए। तो फोटोन को आप क्या बोल सकते हो? इट इज स्मॉल एनर्जी पैकेट, जिसको क्वांटा भी बोल देते हैं। और कहाँ से एमिट होगा? ये हमेशा एक रेडिएटिंग बॉडी में से, एक ऐसी बॉडी में से जिसमें से कुछ रेडिएशंस या कुछ लाइट की फॉर्म में। अब क्योंकि ना मैं इस बात को अगर लाइट बोलूँगा तो वो थोड़ा सा इम्प्रॉपर वर्ड होगा, क्योंकि लाइट जो आप यूज़ कर रहे हो, जिसको आप लाइट बोलते हो, एक्चुअल में लाइट के अंदर भी 7 आपके पास कलर आ जाते हैं, विबग्योर पैटर्न आ जाते हैं। और लाइट को प्रॉपर लाइट बोलना भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि लाइट का मतलब है कि मैं शायद विजिबल लाइट की बात करूँ, इसलिए मैं रेडिएशन वर्ड यूज़ करूँ। रेडिएशन में लाइट भी आ गया, इंफ्रारेड भी आ गया, राइट, अल्ट्रावायलेट भी आ गया, तो इसलिए रेडिएशन वर्ड हम यूज़ करेंगे जो कि ज़्यादा एक्यूरेट है। तो फोटोन एक स्मॉल एनर्जी पैकेट है जो हमेशा एक रेडिएटिंग बॉडी में से आपको मिलेगा निकलता हुआ। यानी कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि कोई मेटल सरफेस है और उस पर रेडिएशंस आ रही है, तो ये रेडिएशन जरूरी नहीं है कि विजिबल लाइट हो, ये अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है या इंफ्रारेड भी हो सकती है, इसलिए हम रेडिएशन वर्ड यूज़ करेंगे, है ना। लाइट से हमारे माइंड में हो जाती है वो लाइट जो हम मिरर्स पर फोल कराकर इमेजेस देखते हैं, वो लाइट नहीं। रेडिएशन इज वेरी एक्यूरेट वर्ड। लाइट रे बोलोगे, लाइट रे ऐसा होगा भाई, किसी मेटल सर्फेस पे लाइट रे आई और ऐसे बाउंस बैक हो गई, ऐसा कुछ आपको समझ आएगा, इसलिए हम रेडिएशन वर्ड यूज़ करेंगे। रेडिएशन एक बहुत ही प्रॉपर वर्ड है ना, रेडिएशन वर्ड इज वेरी प्रॉपर वर्ड। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या है फोटोन की? भाई ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करते हैं, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो बिल्कुल जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके बराबर है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके पास एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी होगी, डिपेंड करता है कि आप किस तरह की रेडिएशन यूज कर रहे हो, राइट। तो वो जो एनर्जी है कैलकुलेट की जा सकती है, E इज इक्वल टू एच म्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन इनटू में प्लैंक कांस्टेंट। मैं चाहूं तो इसको ये भी लिख सकता हूं hc/λ। दिस इज आल्सो फॉर्मूला फॉर एनर्जी कैरी बाय अ फोटोन, hc/λ। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे लेकिन आगे। हाँ, बस इतना समझ लो कि फोटोन्स के पास एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी होगी, फोटोन्स के पास एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी होगी। अगर आपको एनर्जी को बढ़ाना है तो आप रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो, अपने आप एनर्जी बढ़ जाएगी, या इन अदर वर्ड्स रेडिएशंस की वेवलेंथ को बढ़ा दो, अपने आप एनर्जी कम हो जाएगी, राइट। तो ये चीज़ हम समझेंगे आगे, अभी जस्ट कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ लेते हैं। फोटोन्स का रेस्ट मास जो है अनडिफाइंड है। एक्चुअल में हम फोटोन को एनर्जी पैकेट बोल रहे हैं, इसको कोई मास, इसको कोई मैसिव पार्टिकल नहीं बोल रहे। हम बोल रहे हैं कि भाई हाँ फोटोन के पास एनर्जी है। देखो सृष्टि में 2 ही चीज़ें बनी जब सृष्टि की रचना हुई। जो चीज़ आपको साक्षात रूप से दिखाई दे रही है, जिनके पास डेफिनेट शेप है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसको आपने नाम दिया मास, मैटर। जिस चीज़ों का आपके ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है, जिसको आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हो आपके आसपास, उन चीज़ों को आप बोलते हो कि ये एनर्जी है, विच इज़ नॉट विजिबल टू अस। फोटोन एक एनर्जी है, राइट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। फोटोन के पास मास नहीं है, बट हाँ इट कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। एनर्जी और मोमेंटम क्यों कैरी कर रहा है, कैसे कैरी कर रहा है, वो आगे हम चलेंगे, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखेंगे तो पता लगेगा। फोटोन्स वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि सन से भी हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, सन से हमारे पास कई तरह के रेडिएशंस पहुंच रही है। तो इसका मतलब है कि यस, स्पेस में भी क्या ट्रैवल कर सकता है वैक्यूम। तो यस, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। अगर मैं सोर्स की इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा, फॉर एग्जांपल आज मेरे रूम में एक 50 वाट का बल्ब लगा है, तो इसमें से बहुत सी लाइट रेडिएशंस निकल रही है, लेकिन हाँ अगर मैं इसको 70 वाट का कर दूँ तो शायद और ज़्यादा ब्राइट होगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये होता है कि भाई आपने नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया जो गिर रहे हैं उसको आपने इंक्रीज कर दिया। ये आप कैसे कर सकते हो? देखो, आप
पावर बढ़ा दो किसी भी सोर्स की, पावर बढ़ाओगे तो ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, तो यानी कि ज़्यादा फोटोन्स निकल रहे हैं। पावर कम कर दो तो ब्राइटनेस कम होगी, यानी कि कम फोटोन्स। इसको ऐसे समझा जा सकता है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब आप फोटोन का नंबर बढ़ा रहे हो, राइट। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब फोटोन का नंबर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आगे यूज़ करूँगा। इफ़ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी या नंबर ऑफ रेडिएशंस फॉलिंग पर यूनिट एरिया बढ़ा दिया आपने, उससे क्या हुआ, फोटोन्स इंक्रीज हो गए। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, बट एनर्जी ऑफ दोज इंसिडेंट फोटोन्स रिमेन सेम। आपने सिर्फ नंबर बढ़ाया है, आपने उनकी एनर्जी नहीं बढ़ाई है। क्योंकि आपने सपोज करो येलो लाइट यूज करी, राइट, येलो लाइट यूज करी, येलो लाइट से आपने सोर्स का पावर बढ़ा दिया। अब है तो वो येलो लेकिन ज़्यादा ब्राइट है, उसमें से फोटोन्स जो पहले 10,000 निकल रहे थे एक सेकंड में, शायद 1 लाख निकले, लेकिन हाँ उनकी एनर्जी वही होगी क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करी, आपने लाइट का कलर चेंज नहीं किया, डेट मींस आपने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करी, राइट। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटोन का नंबर बढ़ेगा, कभी भी एनर्जी नहीं बढ़ेगी। सो दिस इज सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोन। अब चलते हैं हम एमिशंस के ऊपर कि एमिशन वर्ड क्या है और फोटोन का वहाँ पर क्या रोल रहेगा। इसको प्लीज़ नोट डाउन कीजिए बच्चों। तो बच्चों एक टर्म को समझते हैं अब कि ये एमिशन वर्ड क्या होता है, राइट। तो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर एमिशन, एमिशन बोल देते हैं इसको। एमिशन को हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज फिनोमिना, फिनोमिना ऑफ emitting out electron from metal surface when it strikes, sorry बस यही लिख लेते हैं, it is phenomena of emitting out of electron from metal surface, ये लिख देता हूं यहां पर, when radiation of suitable frequency falls on it। ये जो वर्ड है ना रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, इसको भी डीपली हम पढ़ेंगे, राइट। जब मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि फ्रीक्वेंसी का रोल कितना बड़ा रहता है। हाँ थोड़ा रफली अभी समझ लो आप कि किसी भी रेडिएशन की एनर्जी क्या होती है, एच म्यू। अल्टीमेटली जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट हो तो एक है ही कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या होगा कि आप एनर्जी भी बढ़ा रहे हो। तो अल्टीमेटली मैं बात वही बोल रहा हूँ कि यार हाँ, अगर आपको किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो ऑब्वियसली आपको क्या सुटेबल फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को गिराना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि अंधाधुन आप मेटल के सरफेस पे टॉर्च मारते रहो और आप उम्मीद करो कि वो अपने आप ही पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, राइट। तो आप चाहो तो एमिशन की डेफिनेशन इतनी भी लिख सकते हो, इट इज फिनोमेना ऑफ एमिटिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस दैट इज सफिशिएंट, राइट। तो एमिशन कितनी तरह से हो सकता है। अच्छा एमिशन का मतलब भी जान लो थोड़ा सा। सपोज ये कोई मेटल सरफेस है बच्चों, सपोज ये कोई मेटल सरफेस है और आपने क्या किया, रेडिएशंस को गिराया इस तरह से। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ लाइक रेडिएशंस आर फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस लाइक दिस। इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ भागने लगे ऐसे। कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर भी आ सकते हैं, लेकिन हाँ आपको ये देखने को मिलेगा कि रेडिएशंस की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या किक आउट कर रही है, कहाँ से, मेटल की सरफेस से। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एमिशन, राइट। तो एमिशन के कई टाइप्स हो सकते हैं। जैसे कि टाइप्स की बात करूँ तो इसमें हम बोल सकते हैं थर्मल एमिशन या थर्मोआयनिक एमिशन, थर्मल ही बोल देते हैं, थर्मल एमिशन। फील्ड एमिशन, सेकेंडरी एमिशन, सेम वे में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। एमिशन की स्पेलिंग को प्लीज़ थोड़ा सा करेक्ट कर लो, मेरे ख्याल से मैंने इसको थोड़ा गलत कर दिया है। तो एमिशन की स्पेलिंग को आप लिख सकते हो, मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो ये 4 तरह के एमिशन
हम करवा सकते हैं। मैं चारों तरह के एमिशन को डिफाइन कर देता हूँ, राइट। इसको प्लीज आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले एमिशन की बात करूँ, थर्मल एमिशन या थर्मोआयनिक एमिशन। सीधा सा प्रोसेस है। सपोज आपने कोई मेटल का पीस लिया, दिस इज अ मेटल पीस, जिसको आपने हीट एनर्जी सप्लाई करनी स्टार्ट करी। अब हीट एनर्जी जाएगी कहाँ पर? डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएगी। इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, फिर एक्साइट होगा। अगर वो इतना एक्साइट हो जाए या इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले कि वो जो न्यूक्लियस के साथ उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर सके, तो वो किक आउट हो जाएगा, मेटल की सरफेस से बाहर निकल जाएगा। तो जनरली आप हीट एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकते हो और उनको एमिट आउट भी करवा सकते हो। इस तरह के एमिशन में मैंने हीट का यूज करा, इसलिए इसका नाम क्या है? थर्मोआयनिक एमिशन। व्हेन हीट एनर्जी सप्लाई टू मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड एंड दे एमिट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, एंड दिस टाइप ऑफ एमिशन इज कॉल्ड व्हाट? थर्मोआयनिक एमिशन। ऐसे ही एक और एमिशन की बात करें हम, तो उसको बोलते हैं हम फील्ड एमिशन। ये फील्ड एमिशन देखो क्या होता है। अब बच्चों फील्ड एमिशन में हम क्या करेंगे, कोई भी मेटल पीस लेंगे, सपोज दिस इज अ मेटल पीस, और यहां पर मैंने क्या किया, वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। यानी कि एक तरह से आप एक कैपेसिटर समझो, कैपेसिटर की पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में मैंने क्या किया, एक मेटल पीस को रख दिया। होगा क्या, मैं जब 10⁸ से 10⁻10 वोल्ट, ये 1 करोड़ वोल्ट है ऑलमोस्ट, है ना, 1 करोड़ वोल्ट से भी ज्यादा, इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करूंगा, तो बच्चों यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा? एक डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, ब्रेकडाउन का मतलब ये है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ऐसे बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे। यहां से रिपल्शन लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बहुत स्ट्रॉन्ग अप्लाई कर दिया, यहां लिख रहा हूं ई स्ट्रॉन्ग, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस से बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बाहर की तरफ लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू इनका न्यूक्लियस का। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर व्हाट इज फील्ड एमिशन? इट इज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। इट इज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस when very strong electric field is applied। ठीक है, किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना बाय अप्लाइंग वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा भी बोल सकते हो। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन के एमिशन को मैं बोलूंगा क्या? फील्ड एमिशन, राइट। तो आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, ये टाइप्स है जस्ट। बच्चों जो तीसरी कैटेगरी है उसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। अब इसके लिए ना एक चीज समझो जरा, सेकेंडरी एमिशन का मतलब क्या है। सपोज करो दिस इज मेटल 1 एंड यहां पर मैंने रखी इस जगह पर ऐसे मेटल 2। रेडिएशंस को मैंने मेटल 1 पर गिराया कुछ ऐसे, और यहां से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, यहां से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन सीधा कहां पर हिट करेंगे? यहां पर जाकर। दीज आर द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, और अपनी एनर्जी को कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? इस मेटल सरफेस में, और यहां से दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे। सेम वे में यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, राइट, और यहां से इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो यहां वाले इलेक्ट्रॉन्स को मैं बोल रहा हूं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, और यहां वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलूंगा मैं? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से भी आप क्या एक मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हो। यहां पर मैंने फोटॉन्स का यूज सिर्फ यहां पर किया, देखो यहां पर फोटॉन्स का यूज कर रहा हूं मैं, या रेडिएशंस का यूज कर रहा हूं, लेकिन ये रेडिएशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो, ताकि वो जब दूसरे मेटल सरफेस तक जाए एनर्जी लूज ना करे, बल्कि अपनी एनर्जी भी इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दे और अपने साथ ही बाहर निकाल दे। इस तरह के एमिशन को हम बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन, जिसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे मेटल सरफेस में हिट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे और बाहर निकाल देंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस तरह के एमिशन को बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी एमिशन। ये चीज आपको मैं पढ़ाऊंगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव में जाओगे तो एक्सरे में इस कंसेप्ट को हम समझेंगे, राइट। तो अभी के तौर पे जस्ट टाइप के तौर पे इसको लिख सकते हो कि हाँ एक टाइप होता है सेकेंडरी एमिशन।
तो मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ. So secondary emission can be defined like this. It is phenomena of ejecting electron from the surface of metal when fast moving primary electron hits the surface of second metal and they transfer their energy to the free electrons of this metal. यानी कि अगर मैं बोलूँ रेडिएशंस ने अपना काम किया, रेडिएशंस ने इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए उनको मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स. ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, तो जैसे ही ये सेकेंडरी मेटल पे जाएंगे और मेटल की प्रॉपर्टी के उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये अपनी एनर्जी को उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को देंगे और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर निकल जाएंगे. राइट. तो इस तरह के एमिशन को मैं बोलूँगा सेकेंडरी एमिशन. इसको भी नोट डाउन करो. देखो टाइप्स ऑफ एमिशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपके माइंड में चीज़ होनी चाहिए कि एमिशन का मतलब सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता, कई तरह से एमिट किया जा सकता है. नाउ फोर्थ वन इंपॉर्टेंट वन वो लिखवा रहा हूँ मैं, इसको लिखिए जरा. तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पर ही हमने पूरा सेटअप लगाना है और समझना है इसको. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है ये, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं यहां लिखूंगा इट इज फिनोमिना ऑफ ejecting out free electrons from surface of metal when radiation of suitable frequency falls on surface of metal. तो जब भी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन, सुटेबल फ्रीक्वेंसी से मेरा मतलब है कि उसी एनर्जी की जिस एनर्जी से हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, इसको मैं बताऊंगा कि इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं अभी. यानी कि जब मैं कुछ रेडिएशंस को अपने आप बाय डिफॉल्ट चूज करूंगा, उन रेडिएशंस को चूज करूंगा जिसका एनर्जी लेवल मैच करता हो कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन को निकालने लायक है. अदरवाइज आप ऐसा नहीं है कि अंधाधुन आप किसी भी रेडिएशंस को गिराओ. तो जब आप इसको देखो, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की खास बात यह है कि एक एक्सपेरिमेंटली करे जाने वाला एक्सपेरिमेंट है. तो जब एक्सपेरिमेंट आप करते हो तो आप कई बार फेल होते हो, फिर आप सीख जाते हो कि इस एक्सपेरिमेंट में कहाँ कमियां थी. तो यही चीज है कि यहाँ पर आप रेडिएशन ही वही चूज करोगे जो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकती है. ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मेटल को सन के सामने एक्सपोज कर दो और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, नहीं. तो it is phenomena of ejecting out free electrons from metal surface when radiation of suitable frequency falls on the surface of metal. और मैं बोल देता हूं कि यहां पर this experiment या this can be done in controlled way. इसको आप कंट्रोल्ड भी कर सकते हो, सिखाऊंगा भी मैं आपको कैसे कंट्रोल होगा ये सब कुछ. तो आप डायग्राम के तौर पर ये बना सकते हो, ऐसे रेडिएशंस दिखा दो इस तरह से मेटल के सरफेस पर और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलता हुआ दिखा दो कुछ इस तरह से. राइट. तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एच म्यू एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स पर गिर रही है, मतलब यहाँ पर इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर गिरी और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गए ऐसे. तो आप ऐसे दिखा सकते हो. क्लियर है. तो आप कुछ और टर्मिनोलॉजी को समझते हैं. आई होप आपको एमिशंस के टाइप समझ आए होंगे बच्चों. 4 तरह का एमिशन आपको डिफाइन करा और ये आपको पता होना चाहिए. तो बच्चों अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको मैं बोल रहा हूं वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन क्या होता है, तो इसको पहले हम लिख लेते हैं फिर समझाता हूं. इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड by radiation such that, नहीं ये बात सही नहीं रहेगी. by radiation हम इसको ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि it is minimum amount of energy required to remove free electron from
मेटल सरफेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों, मैं आपको एक छोटा सा डायग्रामेटिकली इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सपोज करो बच्चों, ये एक मेटल सरफेस है, यहां पर हम एक लेयर बना रहे हैं कुछ ऐसे। दिस इज अ लेयर, प्राइमरी लेयर बोल देता हूं, दिस इज सेकेंडरी लेयर, दिस इज सपोज टर्शियरी लेयर लाइक दिस। अब मान लो कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री है वो यहां पर है सबसे ऊपर वाली लेयर में, या बिल्कुल क्लोज टू मेटल सरफेस प्रेजेंट है। अब यहां से एक रेडिएशन 1 आई, राइट। रेडिएशन 1 को मैं नाम दे देता हूं R1। अगर R1 इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाती है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली क्या होगा, बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या है कि R1 ने इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ठीक है। अब मैंने रेडिएशंस को चेंज किया, मैंने सेम उसी लेयर पर, फर्स्ट लेयर पर रेडिएशंस को गिराया, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ कि रेडिएशन जो R2 है, R1 ने क्या किया, किक आउट इलेक्ट्रॉन। R1 रेडिएशन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा कि इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ R1 इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। कहने का मतलब, इसको अगर मैं सिंपल सरल भाषा में बोलूं, इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको आप बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन के पास एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी होती है जब वो एक न्यूक्लियस के अबाउट घूमता है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन के पास वो टोटल एनर्जी है कितनी, 10 जूल। अगर रेडिएशन की एनर्जी 10 जूल या इससे ज्यादा होगी तब तो वो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा अपनी सारी एनर्जी को ट्रांसफर करके। लेकिन अगर इस रेडिएशन की एनर्जी मान लो सिर्फ 7 जूल है तो वो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ और सिर्फ एक्साइट कर पाएगा, लेकिन मेटल के सरफेस से बाहर नहीं निकाल पाएगा। इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो एक्साइट होता है, लेकिन अगर एनर्जी बहुत ज्यादा हो तो वो एक्साइट ना करके किक आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, राइट। तो R2 के केस में कुछ ऐसा ही था। R2 ने क्या किया, R2 ने किक आउट नहीं किया, R2 ने ओनली एक्साइट किया, ओनली एक्साइट इलेक्ट्रॉन। तो एक फिक्स अमाउंट में आपको एनर्जी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को अगर आपको बाहर निकालना है। हाँ, उस फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को मैं क्या नाम दे रहा हूं, एक नाम वर्क फंक्शन, जिसको हम फाई से डिनोट कर सकते हैं, या W नोट से भी कई बुक्स में इसको डिनोट कर देते हैं। तो वर्क फंक्शन हमेशा किसका होगा, हमेशा हम वर्क फंक्शन बोलेंगे किसी भी मेटल सरफेस का। वर्क फंक्शन कभी भी रेडिएशंस का नहीं होता है ना, वर्क फंक्शन हमेशा मेटल सरफेस का होगा कि हाँ इस सरफेस के लिए वर्क फंक्शन कितना है। वर्क फंक्शन की डिपेंडेंसी भी आपको मैं सिखाऊंगा भी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, राइट। तो रेडिएशंस, अगर आप मान लो R1 रेडिएशंस को ही दोबारा फॉल करा रहे हो, लेकिन आपका मेन मोटिव है इलेक्ट्रॉन को भी इस डेप्थ से निकालना, तीसरी लेयर से निकालना, तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां तक फर्स्ट लेयर तक पहुंच जाए और बाहर ना निकले। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां के लिए, फर्स्ट लेयर के लिए आपको कम एनर्जी चाहिए, रेडिएशन की एनर्जी कम चाहिए। आखिरी लेयर से, बिल्कुल डेप्थ में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए। समझ पा रहे हो? तो इस बात की ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी हमेशा कि जब भी आप किसी रेडिएशंस को गिराओगे तो हमेशा मेटल के सरफेस के बिल्कुल क्लोज वाले इलेक्ट्रॉन्स पहले निकलेंगे बाहर, राइट। और जो सबसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कम, क्योंकि देखो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन से मेरा मतलब है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि यहां पर भी बहुत सारे एटम्स होंगे, उन एटम्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नीचे भी बहुत सारे एटम्स होंगे, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यानी कि जो ऊपर वाले एटम्स है, यहां वाले ऊपर वाली लेयर के जो एटम्स हैं और उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको निकालना बाहर आसान है और अंदर वालों को निकालना मुश्किल है। एज यू वेरी वेल नो दैट कि भाई हाँ, रेडिएशंस को ज्यादा एनर्जेटिक होना पड़ेगा डीप पेनिट्रेट करने के लिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली वैसे भी आप ये बात समझो कि जो वर्क फंक्शन होता है वो मिनिमम एनर्जी है जो किसी भी रेडिएशंस को, इन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए मेटल सरफेस से। अगर इनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन ओनली एक्साइट होगा, जैसा कि R1 ने एक्साइट किया। इनकी एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल जाएगा। इनकी एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से बहुत ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, राइट। इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होकर तेजी से बाहर निकलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास एक एड ऑन में काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, ठीक है। तो इस बात को लिख लो जरा, फिर आगे चलते हैं। तो वर्क फंक्शन की डिपेंडेंसी भी देख लेते हैं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर ऑफ मेटल सरफेस पर। टेम्परेचर ऑफ मेटल सरफेस, ठीक है। अब देख,
टेम्परेचर ऑफ मेटल सरफेस का मतलब क्या है कि सपोज करो आपके पास मेटल 1 है जो कि 10 डिग्री सेल्सियस पर है, सेम मेटल 1, वही वाली मेटल, सेम मेटल 1 आपके पास है 40 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस होने का मतलब यह है कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मेटल का टेम्परेचर डेफिनेटली आपने बढ़ा दिया, सराउंडिंग का टेम्परेचर थोड़ा सा आप ज़्यादा कर दोगे तो टेम्परेचर डिफरेंस। अब आप ये समझो कि मेटल का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर सपोज करो फिक्स कर देते हैं, मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर भी फिक्स कर देता हूँ कि यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस है। आपने सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा दिया जिससे बाय डिफॉल्ट मेटल का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसमें क्या होगा, मेटल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मेटल को किस टेम्परेचर पर आप यूज कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि देखो इस केस में यहां से एनर्जी निकलकर बाहर जाएगी, एनर्जी का फ्लो, और इस केस में एनर्जी का फ्लो अंदर जाएगा, हीट एनर्जी का, है ना, सीधा सा कंसेप्ट है हीट का। अब ये हीट जाएगी तो बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉन को पहले से एक्साइट कर देगी। अब एक इलेक्ट्रॉन पहले से एक्साइटेड है, वो तो चाहता ही है कि कोई उसको बाहर निकाल दे। अरे एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक्साइटेड है हीट एनर्जी गेन करके कि कोई आए उसको एनर्जी दे और बाहर निकाल जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर दूर चला जाएगा न्यूक्लियस से, और जब वो न्यूक्लियस से दूर चला गया तो बाहर से अगर आप थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे तो बाहर निकल जाएगा। ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे कि हमारी क्लास में मान लो कोई एक बच्चा है अनुज, अब वो पहले से ही लास्ट बेंच पे बैठा है, अगर उसको आगे कोई बच्चा बोल दे कि भाई आजा तू बाहर निकल जा, ये क्लास तो बैकअप दे देंगे सर, वरना सर के यूट्यूब लेक्चर से पढ़ देंगे, वो तो बाहर निकल जाएगा ना। अगर वो पहले बेंच पे बैठा होता मेरे पास तो क्या वो बाहर निकलता? नहीं निकलता। यही बात समझनी है आपने। तो टेम्परेचर ऑफ मेटल सरफेस भी डिपेंड करता है। आपने सेम रेडिएशंस को यहां पर फॉल कराया, सेम रेडिएशन को यहां पर फॉल कराया, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा है, राइट। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम वर्क फंक्शन होगा। इसको सिंपल और साधारण भाषा में छाप लो, यहां पर लिख देता हूं मैं, ज्यादा टेम्परेचर कम वर्क फंक्शन। इनिशियली मैंने दोनों मेटल्स को 27 डिग्री सेल्सियस पर ही रखा, लेकिन बाद की सिचुएशन कुछ और हो गई बच्चों। बाद की सिचुएशन क्या हो गई कि इसका टेम्परेचर बढ़ गया थोड़ा सा, इसका कम हो गया, तो इसका अब 27 डिग्री नहीं रहा, ये इनिशियल टेम्परेचर था। तो टेम्परेचर अगर मेटल सरफेस का ज़्यादा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना काफ़ी आसान होगा। तो पहली बात तो यही है, टेम्परेचर ऑफ मेटल सरफेस। अब ना जब मैं वाइवा लेता था या जब भी मैं कुछ क्वेश्चंस पुट करता था बच्चों का, तो मैं पूछता था कि यार बताओ वर्क फंक्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब लूप होल क्या सबसे बड़ा, बच्चे मुझे बोलते थे सर वर्क फंक्शन डिपेंड करता है रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी पर। अरे भाई एक बात बताओ, सपोज करो अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मैं बहुत अच्छा बैट्समैन हूँ, तो मैं कितना अच्छा बैट्समैन हूँ ये उस बात पर डिपेंड करेगा कि मैंने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि सामने जो बॉलर है वो 130 की रफ्तार से बॉल फेंक रहा है या 150 की रफ्तार से फेंक रहा है, राइट। तो वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे बैटिंग स्किल्स है कि मैं कितना अच्छा बैट्समैन हूं। वर्क फंक्शन एक मेटल के लिए होगा, रेडिएशंस के लिए नहीं होगा। रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन वर्क फंक्शन तो वही का वही रहेगा। सपोज करो इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर 10 जूल से बाहर निकल रहे हैं, अब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर आप इसकी एनर्जी को 100 जूल कर दोगे, ये थोड़ी कि इसका वर्क फंक्शन बढ़ जाएगा, या वो जो इलेक्ट्रॉन है वो डर के मारे और न्यूक्लियस के पास चला जाएगा कि नहीं मुझे बचा लो, बाहर से मुझे रेडिएशंस निकाल देगी, नहीं होगा ना ऐसा। तो वर्क फंक्शन जो है वो मेटल की प्रॉपर्टी है, सरफेस की प्रॉपर्टी है, ये बात समझ लो। रेडिएशंस की प्रॉपर्टी नहीं है। रेडिएशंस का काम क्या है, जस्ट इलेक्ट्रॉन को ढूंढना, अगर एनर्जेटिक कम है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम है उसके पास, तो उसको किक आउट कर देना, ठीक है। तो पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टेम्परेचर ऑफ मेटल सरफेस, राइट। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चले, ठीक है। तो टेम्परेचर के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्क फंक्शन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, वो है इंप्यूरिटीज प्रेजेंट ऑन मेटल सरफेस। एक सीधी सी बात, एक मेटल सरफेस है जिस पर धूल मिट्टी जमी हुई है पहले से ही, बिल्कुल धूल मिट्टी जमी हुई है। अब तू रेडिएशंस गिराएगा, आधी रेडिएशंस तो धूल मिट्टी में जाकर टकरा जाएगी। मेटल का सरफेस तो तूने ब्लॉक कर दिया ना, जो मेटल का फ्री सरफेस है वो तो तूने ब्लॉक कर दिया। कुछ रेडिएशंस तो उन धूल मिट्टी के कणों पर जाकर टकराएगी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की कम पॉसिबिलिटी है, कम इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। लेकिन दूसरा मेटल जो तूने लिया बिल्कुल एकदम क्लीन, तूने एकदम उसको साफ करके रखा, बिल्कुल एक्सपोज कर दिया, और वहां पर जब उन्हीं रेडिएशंस को जब गिराएगा तो क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, बहुत सारे, ज़्यादा। तो दिस इज द फैक्टर दैट अफेक्ट्स आल्सो वर्क फंक्शन, कि हाँ
इम्प्यूरिटीज ज़्यादा, अच्छा मेटल के अंदर इम्प्यूरिटीज ज़्यादा ऐड कर दोगे तब भी बात वही है। इम्प्यूरिटीज बढ़ाने से क्या होगा कि हाँ अब उसका जो वर्क फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा, कम होगा ज़्यादा होगा वो बात की बात है, बट हाँ चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो इम्प्यूरिटीज़ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मेटल के सरफेस के वर्क फंक्शन को बढ़ाने में और घटाने में। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट की बात करते हैं अब। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? खुद मेटल का नेचर, की किस तरह के आप मेटल ले रहे हो। थर्ड पॉइंट इज नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल सरफेस, नेचर ऑफ मेटल सरफेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको यहाँ पर, सीजियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनके रिस्पेक्टिव वर्क फंक्शन में लिख देता हूं जरा। इसका वर्क फंक्शन होता है 2.14, इसका वर्क फंक्शन होगा 2.30, लिथियम का होगा 2.5, कैल्शियम का होगा 3.5 और जो एल्यूमिनियम का होता है बच्चों वो होता है 4.28। और ये वर्क फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अभी मैं आपको बता देता हूँ, वर्क फंक्शन जनरली में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक तरह से एनर्जी की ही यूनिट है बच्चों, यूनिट ऑफ एनर्जी। बताता हूँ कैसे। आपने पढ़ा होगा कि वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। जब आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस एक इलेक्ट्रॉन को दोगे उसको मूव कराने के लिए, तो ऐसे जो वर्क डन बन जाता है वो कितना बन जाता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है ये, तो इसको मैं बोल दूंगा E और इसको बोल दूंगा V, राइट। तो इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनता है बच्चों, राइट। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको सिखाता हूँ अभी कैसे करेंगे उसको। जैसे अगर आप चाहते हो कि 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आप सिंपल क्या करो, 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसको सीधा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो। 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, 2.30 को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो, जूल में आ जाएगा। कहने का मतलब है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू जूल, राइट। तो वर्क फंक्शन आप देख पा रहे हो, एल्यूमिनियम का वर्क फंक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, सबसे कम वर्क फंक्शन किसका है, सीजियम का, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इस टेबल के बेसिस पर एल्यूमिनियम का वर्क फंक्शन जैसे कि 4.28 मैंने बोला, इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है इलेक्ट्रॉन को निकालना। इसको समझ जाओ यार, लिखने की क्या जरूरत है, राइट। तो वर्क फंक्शन से मैं ये डिटरमाइन कर सकता हूँ कि मुझे कितनी स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस को उस पर फॉल कराना है। ठीक है बच्चों, तो मैं इस लेक्चर को फिलहाल यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। एक तरह से इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया कि यार हमने पढ़ लिया कि फोटोन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एमिशन क्या होता है, और एमिशन के बाद हमने वर्क फंक्शन को समझा। तो ये एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया यहाँ पर कि हाँ एमिशन कितने टाइप का होगा और वर्क फंक्शन से हम क्या कुछ समझ पाए। अभी अगले लेक्चर में मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का पूरा डीप एनालिसिस दूंगा, उसके तीनों ग्राफ करवाऊंगा, और वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, राइट। तो सेकंड लेक्चर के लिए वेट करो, वो भी आपको कल या परसों में मिल जाएगा। और माफ़ी चाहूँगा कि मैंने काफ़ी देरी कर दी नई वीडियो बनाने में। मॉडर्न फिजिक्स में मुझे आई थिंक 7-8 दिन का गैप आ गया बीच में, बट हाँ मैं माइंड मेकअप थोड़ा सा कर चुका था कि शायद मैं यूट्यूब पर लेक्चर्स नहीं डालूंगा आगे और ऑफलाइन क्लासेस के साथ ही कैरी फॉरवर्ड करूँगा। बट फिर मुझे ध्यान आया कि जब इतना लंबा सफ़र तय हो चुका है तो आप लोगों के मोटिवेशन से, आप लोगों के लाइक से, आप लोगों के शेयर से और आप लोगों के कमेंट से, अब मैं जब कमेंट्स पढ़कर देखता हूँ तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है कि ठीक है हम इसको कर पाए। ये पूरा ईयर थोड़ा डवाडोल सा रहा, सभी की पढ़ाई भी डिस्टर्ब रही, बट शायद हो सकता है मेरे चैनल से मैंने आपको कुछ ना कभी बेनिफिट जरूर दिया हो सकता है आपने इसी चैनल से 1-2 चैप्टर किए हो। तो यही चीज़ मुझे खींच लाई कि ठीक है यार मॉडर्न फिजिक्स को भी पूरा करते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। और ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखो और पढ़ाई पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।